नमस्कार भाई। कल हम लोग परावर्तन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। उसमें और कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपके लेवल से अप है। उस न्यूमेरिकल्स को हम साइड से एक्स्ट्रा में हम देते चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जो बेसिक सिलेबस है, हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तन। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अपवर्तन। तो भाई अपवर्तन का परिभाषा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसके पथ में विचलन हो जाता है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसके पथ में विचलन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए हम दोनों अपवर्तन को दिखाना चाहेंगे। इसको कहते हैं अंतरापृष्ठ। इसको क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठ। यानी यह जो पृष्ठ है यह दो माध्यम को अलग करता है। माध्यम नंबर 1 ऊपर, माध्यम नंबर 2 नीचे। बाद में देखेंगे कौन सा माध्यम है, पहले इसको देख लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इस अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है तो यह पहली घटना अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दूसरा, दूसरी घटना यह अभिलंब से और दूर हट जाती है। भाई कुछ इसका आंशिक परावर्तन भी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी अंतरापृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है तो कुछ इसका आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसमें भी कुछ आंशिक परावर्तन होगा, कुछ भाग इसका परावर्तित होता है। लेकिन जब ये अंतरापृष्ठ पर आपतित होता है तो पहले पारदर्शी माध्यम से, ये भी पारदर्शी माध्यम है और ये भी पारदर्शी माध्यम है, तो क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में
गमन करता है तो इसके पथ में विचलन हो जाता है। इस कोण के मान को देखिए और इस कोण के मान को देखिए, दोनों में कुछ अंतर है। अगर अंतर है तो इसके पथ में विचलन हुआ। इस कोण के मान को देखिए और इस कोण के मान को देखिए, अंतर है। अगर अंतर है तो पथ में विचलन हुआ, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो अंतरा पृष्ठ होता है, यह अंतरा पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करने का सतह होता है। माध्यम को अलग करने वाला सतह। यानी अपवर्तन की घटना के लिए कम से कम दो माध्यम की आवश्यकता है। अगर दो माध्यम नहीं होगा, परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। तो अपवर्तन का एक बार फिर परिभाषा हम रिपीट करते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उसके पथ में विचलन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब आते हैं भाई नाम पे। ये अपवर्तन तो हो गया, नाम पे आते हैं। तो पहला नाम है इसका आपतित किरण। वह किरण जो अंतरा पृष्ठ के किसी बिंदु पर आकर गिरती है। अगर इस बिंदु का नाम O दे दे तो क्या घटना घटी? यदि कोई प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ के किसी बिंदु पर आकर आपतित होती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका जो आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण है। क्योंकि यही किरण आकर इस बिंदु पर आपतित हुई है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? आपतित किरण इसका नाम पड़ा। दूसरा नंबर 2 अभिलंब। सेम परिभाषा जो पीछे पढ़े थे। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये एन है, ये एन डैश है। एन क्यों बोले? एन से क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल और नॉर्मल का अर्थ क्या होता है? अभिलंब होता है। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद तीसरा परिभाषा आता है अपवर्तित किरण। अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु से आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अपवर्तित किरण किसे कहेंगे? वह किरण जो दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर से बोले परिभाषा। अंतरा पृष्ठ के बाद वह किरण जो दूसरे माध्यम में आती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण कहाँ है आपका? अपवर्तित किरण ये वाला,
अपवर्तित किरण। इसके बाद अगला परिभाषा क्या है? अगला परिभाषा आपका है ये कोण, यहां आई लिखा रहता है, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, ये आई लिखा रहता है, तो इसका नाम क्या है? तीसरा, यही चौथा यहां लिख देते हैं, इसका नाम है आपतन कोण। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आप परावर्तन में भी पढ़े होंगे। चलिए, अपवर्तित किरण में कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। नंबर 5, अपवर्तन कोण। तो आप कहिएगा कि सर पीछे जो आप पढ़ाए थे परावर्तन कोण, वहां भी आर लिखे थे, अब अपवर्तन कोण पढ़ा रहे हैं, पीछे हम लोग परावर्तन कोण पढ़े थे आर लिखे थे, अब फिर अपवर्तन कोण पढ़ रहे हैं तो फिर आर लिख रहे हैं। तो इसका नाम है रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये भी तो आर से ही शुरू होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? आर पड़ा। इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। इसका परिभाषा क्या देंगे? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर से बोले, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तित किरण कहते हैं। सेम थिंग उसमें भी है, उसको भी देखिएगा तो वही चीज है। ये आपतित किरण है, आपतित, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो एक में आपने क्या देखा? इसको गौर से देखेंगे तो इसमें पाएंगे आप कि जो आई का मान है, आई का मान बड़ा है आर से, और इसमें क्या पाएंगे? आई का मान छोटा है आर से। अब क्यों छोटा है, क्यों बड़ा है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फिगर में। भाई आपको क्या बोला कि अपवर्तन की घटना में कम से कम 2 माध्यम का होना आवश्यक है। अपवर्तन की घटना में कम से कम 2 माध्यम का होना आवश्यक है। तो 2 माध्यम में कौन कौन आता है? एक माध्यम का नाम विरल माध्यम होता है और दूसरे माध्यम का नाम सघन माध्यम होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेरर मीडियम, इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। एक माध्यम विरल माध्यम, दूसरा माध्यम सघन माध्यम। अब भाई तो जब 2 माध्यम है तो किसको विरल कहेंगे और किसको सघन कहेंगे? तो विरल माध्यम वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक, वह माध्यम
जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विरल माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। फिर से परिभाषा बोल दें, लिखने में आसानी होगी। वैसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो, उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में कम के जगह क्या लिखेंगे? अधिक हो। कम के जगह क्या लिख देना है? अधिक हो। उसे सघन माध्यम कहते हैं। फिर से बोले एक बार, सघन माध्यम का परिभाषा, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में, कम के जगह पे क्या लिखना है बउआ? कम के जगह पे अधिक लिखना है। दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। ये सघन और विरल का परिभाषा है। दूसरा परिभाषा भी है, आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। आप गौर कीजिए यहीं पर, क्या अपवर्तनांक की बात आई? अगर आपका अपवर्तनांक की बात आई तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, और वेग की बात आई तो वेग विरल माध्यम में प्रकाश का अधिक होता है। इसका मतलब है कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में कम होगा, उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में कम होगा, उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। ये विरल माध्यम का दूसरा परिभाषा होगा। तो इसी पर आप सघन माध्यम का फिर परिभाषा बना सकते हैं। क्या हम यहीं से आपको इशारा करते रिपीट कर देते हैं? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक इसमें है ना, इसमें क्या लिखेंगे? दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सघन माध्यम का परिभाषा, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की तुलना में
कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो आपको मिल गया सघन माध्यम किसे कहते हैं, आपको मिल गया विरल माध्यम किसे कहते हैं। अब हम फिर आते हैं फिगर पे कि भाई हमने पढ़ा था पीछे में कि एक किरण आती है, वह आपतित होती है, आपतन के बाद अपने पथ को विचलित कर लेता है और अपने कोण के मान को छोटा कर लेता है। क्या लिखे थे वहां, आई ग्रेटर देन आर। ये माध्यम नंबर 1, ये माध्यम नंबर 2। तो नियम क्या है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। चलिए, तो इसको देखने के बाद आपको यहां स्पष्ट हो रहा होगा, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अर्थात कोण का मान छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला विरल माध्यम है और नीचे वाला सघन माध्यम है। क्यों, क्योंकि नीचे वाले कोण का मान छोटा हो गया, इसका मतलब यह अभिलंब की ओर झुक गया है। अभिलंब की ओर झुकना मतलब क्या, वह उसके कोण के मान का छोटा होना। और इसका कारण क्या है, अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग अपवर्तन का मुख्य कारण है। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, अपवर्तन का मुख्य कारण। कैसे भाई, तो यहां देखिए, चूंकि इसमें प्रकाश का वेग घट गया। आप पढ़े सघन माध्यम का परिभाषा कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है विरल माध्यम की तुलना में। तो ये सघन माध्यम था, इसमें प्रकाश का वेग कम हो गया। और यही कारण है कि यह किधर झुक गया, यह अभिलंब की ओर झुक गया। अभिलंब की ओर झुकने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश के वेग का घटना। प्रकाश का वेग घटा, अभिलंब की ओर मुड़ गया। इसीलिए क्या कहा गया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान कम होगा। आइए अब दूसरे फिगर पे आते हैं। ये अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण है। यहां कोण आई बन रहा है,
ये आपका अपवर्तित किरण है। यहाँ कौन आर बन रहा है। इस फिगर को देखने के बाद पता चलता है आई स्मॉलर देन आर, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा है। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम है यदि प्रकाश की किरण विरल फिर से बोलते हैं, यदि प्रकाश की किरण, मेरे हाथ को देखिएगा परिभाषा स्पष्ट हो जाएगा। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, क्या लिखेंगे यहाँ, विरल के स्थान पे क्या लिखेंगे, विरल के स्थान पे क्या लिखेंगे, सघन माध्यम से अब सघन के स्थान पे क्या लिखेंगे, सघन के स्थान पे क्या लिखेंगे, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, चलिए, विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे से दूर हट जाता है। फिर से बोले, यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए वहां माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2। तो क्या बोला, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इसका मतलब नंबर 1 सघन माध्यम है और नंबर 2 विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। क्यों भाई, सघन में प्रकाश का वेग कम था, सघन में प्रकाश का वेग कम था, लेकिन जैसे ये प्रवेश कहां किया, विरल में, प्रकाश का वेग बढ़ गया, प्रकाश का वेग बढ़ गया। जैसे ही प्रकाश का वेग बढ़ेगा वह अभिलंब से दूर हट जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताए, प्रकाश का वेग ही अपवर्तन का मुख्य कारण है। प्रकाश के वेग का बढ़ना और प्रकाश के वेग का घटना अपवर्तन का मुख्य कारण है। वेग बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, वेग घटेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ये हमको लगता है कि मोटा मोटी अपवर्तन आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो क्या कह सकते हैं आप, अपवर्तन की घटना माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है।
तो माध्यम की प्रकृति क्या है भाई, कि भाई माध्यम सघन है या माध्यम विरल है। इसी सघन माध्यम और इसी विरल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है अपवर्तन की घटना, कि सघन माध्यम आएगा प्रकाश का वेग घट जाएगा, विरल माध्यम आएगा प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, सघन माध्यम आएगा वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, विरल माध्यम आएगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसी को कहते हैं अपवर्तन की घटना माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका तीसरा फिगर को देखते हैं। भाई सबसे पहले आपको हम समतल दर्पण में दिखाना चाहते हैं इस चीज को, उसके बाद आपको अपवर्तन में ले जाएंगे। ये आपका अभिलंब है, आपको कहा गया एक आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है, तो लंबवत तो यही गिर गया। अच्छा दूसरे कलर से कर देते हैं। लंबवत आपतित किरण आया है, ये देखिए दूसरा कलर चल रहा है ना साथ में। उजला वाला जो कलर है वो लंब है और जो पीला वाला कलर है वो आपतित किरण है। क्या बोला? आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि भाई आपतित किरण को तो 90 डिग्री के कोण पे गिरा है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? तो आपको हमने क्या बताया था? आपतन कोण वह कोण होता है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है। तो यहां पर आप देखिएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में समाहित है। तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री ही होगा। इस क्वेश्चन में उलझिएगा नहीं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम अपवर्तन पर लेकर चलते हैं। ये आपका अंतरा पृष्ठ हो गया। ये माध्यम नंबर 1, ये माध्यम नंबर 2। कोई भी माध्यम हो, चाहे सघन हो चाहे विरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपतित किरण बिल्कुल लंबवत आपतित होती है, ये आपका क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण अगर बिल्कुल लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तित किरण भी बिल्कुल लंबवत ही निकल जाएगा। जैसा वहां देखे थे, जैसा यहां देखे थे, क्या आपतित किरण ऐसे आया तो परावर्तित किरण भी ऐसे चला गया। जितने कोण पर आपतित किरण आएगा उतना ही कोण पर परावर्तित किरण जाएगा। तो आपतित किरण 0 डिग्री पर आया था तो परावर्तित किरण भी 0 डिग्री पर लौट गया। यहां भी देखिए आपतित किरण कितने डिग्री पे गिरा है? आपतित किरण, चूंकि ये आपतन कोण अगर है तो अभिलंब तो यही ना होगा। अभिलंब भी तो देखिए लाल वाला, लाल वाला को क्या कह दिए? एन कह दिए, अभिलंब कह दिए। तो आपतित किरण कितने डिग्री पे गिरा है? 0 डिग्री पे गिरा है। तो अपवर्तित किरण कितने डिग्री पे निकलेगा? अपवर्तित किरण भी 0 डिग्री पर ही निकलेगा। यदि आपतित किरण अंतरा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तित किरण भी लंबवत ही गुजरेगा। इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री ही होगा। कोई अंतर उसमें
नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं अपवर्तन का। अपवर्तन का अपवर्तन होता क्या है? सॉरी, अपवर्तन कर रहे हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक होता क्या है, हमको ये समझना है कि भाई सर बार बार कह रहे हैं कि अपवर्तनांक सघन माध्यम का अधिक होगा, अपवर्तनांक विरल माध्यम का कम होगा। बार बार एक ही बात को करें, तो अपवर्तनांक है क्या? तो अपवर्तनांक है निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल तथा किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो बटे दिया गया है, ये बटे अनुपात ही होता है ना। अगर आप लिखते हैं 5:2, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5/2। 5:2 को क्या लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। तो बटे है तो इसको हम अनुपात भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? अपवर्तनांक का परिभाषा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। किस माध्यम का? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ली गई। अगर हम नीचे में माध्यम का नाम कांच दे दें तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में जो प्रकाश की चाल होगी उससे 3 × 10⁸ में भाग दे देंगे। जो मान प्राप्त होगा वही कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसीलिए क्या कहा गया? फिर से परिभाषा सुनिए। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। क्या? इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। कुछ बुक में देखिएगा तो अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, चाहे एन हो चाहे म्यू हो। क्योंकि आप क्लास 10 में म्यू पढ़े होंगे तो हम भी आपको यहाँ म्यू बता देते हैं। तो म्यू क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। और इसका सूत्र क्या बन गया? निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से सूचित करते हैं। कुछ बुक में देखिएगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से, अब माध्यम में प्रकाश की चाल को सी के पैर में एम। एम से हो गया मीडियम, मीडियम माने माध्यम। माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी को हम भी से लिखे तो C/V लिखिए या C/CM लिखिए। ये क्या सूत्र बन गया आपका? अपवर्तनांक का सूत्र बन गया। तो अपवर्तनांक का जो सूत्र बना, तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है। निष्पत्ति होने के कारण ही इसका क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है।
इसी कारणवश इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक एक क्या होती है, निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति होने के कारण ही इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। वह किस पर निर्भर करता है, वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, वह माध्यम की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, वह प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है और माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। 4 पॉइंट है इसका। कुल इसके कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। किस पर, प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर। और किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की भौतिक अवस्था पर। माध्यम की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ये 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट पर कौन निर्भर करता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है जिसका मात्रक नहीं होता है। यह माध्यम की प्रकृति, माध्यम की भौतिक अवस्था, माध्यम के ताप और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ये आपका अपवर्तनांक के बारे में हो गया। आपका 2 बचा अपवर्तनांक में, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बता देते हैं उसको भी। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और लिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया कि जो प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में है 3 गुना 10 पर पावर 8, 3 गुना 10 पर पावर 8, इसमें आप माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग दे दीजिए। जो मान प्राप्त होगा उसे क्या बोल दोगे आप, उसे आप बोल दोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा क्या हो गया बेटा, फिर से बोले, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा लिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब सापेक्ष, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, उसका एक ही तरफ लिखा जाता है। जैसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक लेना, तो कांच का अंग्रेजी क्या हो गया, ग्लास। तो क्या लिखते हैं इसको, एक ही तरफ जी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश का अपवर्तनांक माने हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक इसी का होता है, हवा या निर्वात का क्या होता है, इसका न्यूनतम अपवर्तनांक होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक किसका बेटा, किसका होता है, हवा का सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक होता है जिसका मान कितना है, 1। तो
ग्लास का अगर अपवर्तनांक को लिखना तो किस तरफ लिखेंगे? दाहिनी तरफ लिखेंगे। जो माध्यम का अपवर्तनांक लिए हैं उसको किस ओर लिखेंगे? दाहिनी ओर लिखेंगे। और जो ऊपर में है उसको किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर लिखेंगे। तो ऊपर में किसका अपवर्तनांक के बारे में बोल रहे हैं? तो हवा के अपवर्तनांक के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको किस ओर लिखेंगे? बाईं ओर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपको कहे सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो भाई पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या अंतर मिला आपको बेटा? अंतर इतना सा मिला कि अगर निरपेक्ष कहेगा तो ऊपर में हवा लेंगे, हवा वाला माध्यम, और नीचे में माध्यम का अपवर्तनांक। कुछ गलत लिखे क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपको लगता तो है कुछ गलत लिख दिए। गलत तो लिखे। ये देखिए थोड़ा सा आपको क्या गलत लिख दिए यहाँ। अब यहाँ देखे तो हमें समझ में आया क्या? नहीं ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है, हम कोई गलत नहीं लिखे भाई। यहाँ लग रहा था कि हम कहीं अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं तो म्यू नहीं लिखे, यही हमको लग रहा था गलत। नहीं, बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेगा तो ऊपर में हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को देंगे और नीचे में माध्यम में प्रकाश की चाल को देंगे। आप किसको प्राप्त कर लेंगे? आप निरपेक्ष अपवर्तनांक को प्राप्त कर लेंगे। यदि सापेक्ष अपवर्तनांक की प्राप्ति करनी है तो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल होनी चाहिए। ऊपर में भी माध्यम में प्रकाश की चाल और नीचे में भी माध्यम में प्रकाश की चाल होनी चाहिए। तब आपका क्या निकलेगा? तब आपका सापेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। अगर ऊपर में पानी है और नीचे में कांच है तो कैसे लिखेंगे इसको भाई? इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे जो ऊपर वाला है पहले, जो बाद वाला है बाद में, नीचे वाला को बाद में। इसको इस तरह से लिखेंगे। म्यू डब्ल्यू, ऊपर में कौन था? पानी, वाटर, तो पहले वाटर दाहिनी तरफ, बाईं तरफ वाटर और दाहिनी तरफ कांच। नीचे वाला को दाहिनी तरफ, ऊपर वाला को बाईं तरफ। ऊपर में भी देखिए नीचे कांच था तो नीचे वाला को दाईं तरफ, ऊपर हवा था तो उसको बाईं तरफ लिखेंगे। ये आपका लिखने का तरीका हुआ। सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे। दैट्स ऑल। इतना सा काफी है। नोट्स भी बनाना है आपको, सिलसिलेवार ढंग से नोट्स बनाइए। आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, हमको जैसा प्रतीत हो रहा है। नोट्स बनाइए। जो दिक्कत है हमें हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है? हम जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस कोरोना की महामारी के वक्त में घर में बैठा है तो कम से कम पढ़ सके। धन्यवाद।